हेलो एवरीवन, आपने तो सुना होगा हर सिक्के के दो रूप होते हैं, पर क्या लाइट के भी दो रूप होते हैं? यस, इसी का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मेहुल सर, और आज हम करने वाले हैं 12th फिजिक्स का बहुत ही इजी चैप्टर, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दोगलापन। दोगलापन मतलब जिसके दो दो साइड होते हैं, टू फेज। आपने तो बहुत लोग देखे जिसके दो फेज होते हैं। आज हम ये देखने वाले कि लाइट के भी क्या सच में दो रूप होते हैं क्या नहीं। यस, उससे शुरू करने से पहले लास्ट टाइम ये मेरा सेकंड वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में 3D ज्योमेट्री मैथ्स किया था और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आए, लोगों को अच्छा लगा, स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, फीडबैक्स मिले, कुछ लोग का पानी भी छूट गया। सो उसी उसी नोट के साथ आज का वीडियो अच्छे से देखना, जोश अपना हाई रखना, और जो भी अपनी फीडबैक है, अगर वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट्स में जरूर लिखना। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। यस, सो सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने से पहले लाइट के बारे में थोड़ा रिवाइंड करते हो। लाइट के बारे में हम देखते हैं कि लाइट एक्चुअली क्या है। यस, आपको तो पता ही होगा कि लाइट मतलब इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रेवल करती है, जो हम अपने आंखों से देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हम कुछ नहीं देख पाते। बट इन सिंपल वर्ड, लाइट इज समथिंग विच ट्रेवल्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, सो ये तो आइडिया बहुत लोगों को हो चुका था कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करती है। और दो बेसिक जो हमें आइडिया, फैक्ट्स जो हमें लाइट के बारे में पता है, दैट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेट लाइन। यस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एंड सेकेंड, दैट इज जो बहुत लोगों को पहले से ही पता चल गया था उस टाइम पे, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, अगर हमें इधर प्लग लगाऊंगा तो जल्द से जल्द उधर लाइट पहुंच जाएगी, अपने हमें पता भी नहीं चलता। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। यस, अब तो हमें उसकी वैल्यू भी पता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज एक सेकंड में लाइट कवर अप करती है 3 लाख किलोमीटर। यस, बहुत ही अच्छी स्पीड है, काश हम भी इतनी स्पीड से कहीं पहुंच पाते। यस, सो नो मैटर। सो लाइट के इंपॉर्टेंट दो फैक्ट्स है, दैट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एंड लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लोगों को इतना तो पता चल गया था, पर आखिर में लाइट है क्या? क्या हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं लाइट को? लाइट तो देख तो सकते हैं, पर क्या लाइट सच में मैटर है? मैटर को जैसे हम फील कर सकते हैं, मैटर इज समथिंग दैट इज which can touch, feel, yes, sound, which can feel something, but लाइट को कैसे फील करे? दिस वॉज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट और फिजिक्स लोगों के दिमाग में चल रहा था, और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या करे। ऐसे में हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स आया, दैट इज उसका नाम है आइजैक न्यूटन। उसने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यस, स्मॉल स्मॉल कॉर्पुलस, यूज द वर्ड कॉर्पुलस छोड़ो, यू कैन यूज अ सिंपल वर्ड, दैट इज पार्टिकल। यस, उसका मतलब था अगर लाइट ऐसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल्स। यस, ये न्यूटन की थियोरी थी। यस, जिसके ज्यादा उस टाइम पे प्रूफ नहीं था, पर उसने वो मान लिया था, पर बहुत लोगों ने ऐसे मान भी लिया था, बिकॉज स्ट्रेट लाइन थियोरी ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन और पार्टिकल थियोरी ऑफ लाइट could explain many important concepts, that is refraction, रिफ्लेक्शन। ये सारे बिजी कॉन्सेप्ट हमें लाइट को जैसे पार्टिकल देख के पार्टिकल फॉर्म में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। पर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और फिजिक्स आया, दैट इज हाइजन। हाइजन ने क्या बोला? लाइट इज नॉट ऑफ द पार्टिकल, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। यस, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड एज वेव। तो हमें ऑलरेडी याद है कि वेव हमने इससे पहले का चैप्टर में हमने देखा है, लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइट के कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल interference. Yes, interference. Then we also learn polarization, and एक और important concept उस चैप्टर में हम सीखते हैं, that is diffraction. Yes, ये सारे concepts ये प्रूव करते हैं कि लाइट का फॉर्म क्या है। लाइट का फॉर्म है वेव। अगर लाइट सच में वेव है तो क्या लाइट पार्टिकल नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा था। यस, सो इससे ये पता चला कि बाद में और डिस्कवरीज हुई, और नए इक्विपमेंट, बड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि देयर इज वन मोर वे, और ऑफ कोर्स और भी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अपना योगदान किया। उसके दम पर ही लोगों को यह भी पता चला कि लाइट इज जस्ट नॉट अ वेव, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। यस, जैसे कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे प्रूव हो गया कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्सो पार्टिकल्स। यस, सो दो चीजें प्रूव हो गई, दैट इज लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, दैट इज डुअल नेचर। और यही हमारा आज का पार्ट है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। यस, सो एज
as some phenomena of light were explained by the wave theory of light and some were particle nature of light, hence it was concluded that light is of dual nature. Dual nature meaning जिसके दो दो रूप होते हैं. Yes, so dual nature of light, that is wave nature and particle nature of light. Yes, अब हमने वेव नेचर ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, दैट इज वेव नेचर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट में. यस, कि लाइट डिफरेंट वेव के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, दैट इज डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलर. ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सबको है, इस साल एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में है, सो आपको पढ़ने हैं वो अच्छे से. यस, पर इस चैप्टर में हम फोकस करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. यस, कैसे लाइट एक्चुअली बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल, वो प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी पड़ेगी. उसके बाद ही हम देख पाए कि लाइट कैसे एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कर सकते हैं. यस, सो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में. जिससे पहले कि हम आगे पढ़े लाइट का आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे प्रूव हो जाए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, थोड़ी इंपॉर्टेंट हमें पार्ट देखने हैं. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ऑलरेडी पता है उसको पहले रिवाइंड करते हैं. दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स. यस, हमें पता है कि बहुत सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है. दैट इज सिंपल रीजन व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यस, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव करते हैं. बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपने साथ चार्ज भी कैरी करते हैं. ये चार्ज कैरी करते हैं इसीलिए करंट इनमें से आराम से पास थ्रू हो सकता है. दैट इज all the metals, many metals, important metals have something called as free electrons in them. So let's see what is free electron in the metals, in the outer shells or valence electron of atom are loose. So electrons in the metals of some very important few metals, उनके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत लूज होते हैं. लूज इन द सेंस व्हाट, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बहुत चिपका हुआ रहना चाहिए, उसके अराउंड सराउंड करना चाहिए. बट थोड़े मेटल्स दैट इज सोडियम हम देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं. अब ये क्यों होता है हम देखते हैं. यस, दे आर क्वाइट फ्री टू मूव इजीली विद इन द मेटल सरफेस बट कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस. सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन. यस, यू कैन सी लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए जो ब्लू में मार्क किए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल चुके हैं. यस, अपने एटम से बाहर, क्योंकि अभी ये अपने एटम से बाहर निकल चुके हैं. अभी ये एटम हो गया है प्लस चार्ज. प्लस चार्ज मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया है. और ये इलेक्ट्रॉन जो आराम से इधर घूम रहे हैं, यस, दे कैन ट्रेवल एनीवेयर इनसाइड द मेटल. यस, वो इनसाइड द मेटल में किधर भी घूम सकते हैं पर मेटल के बाहर नहीं जा सकते. यस, अंदर किधर भी घूम सकते हैं पर बाहर नहीं जा सकते. अभी बाहर क्यों नहीं जा सकते ये हमें देखना है. यस, अगर ये इलेक्ट्रॉन समझो बाहर इधर पहुंच गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, बाहर पहुंच गया, अभी एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इस मेटल का चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा प्लस. बिकॉज रिमेंबर एटम न्यूट्रल कब होता है, जब वो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव जब टुगेदर साथ में होते हैं तब वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टुगेदर न्यूट्रल होता है. पर अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तब वो पूरा मेटल हो जाएगा एक आयन हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज. अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको वापस नेगेटिव चार्ज चाहिए. जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका होगा उसको वो क्या करेगा, वापस खींचेगा, अपनी तरफ वापस खींचेगा. इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा पर बेचारा और दूर नहीं जा सकता, वापस वो क्या होगा, अपने मेटल में वापस चिपक जाएगा. यस, वो वापस अंदर चलेगा और अंदर ही घूमता रह जाएगा. इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली अपने मेटल सरफेस से डायरेक्टली बाहर नहीं निकल सकते. यस, अगर उसको निकलना है, सो इन ऑर्डर टू फॉर एन इलेक्ट्रॉन may just leave the metal surface, a certain minimum amount of energy has to be supplied to the electron which depends on the property of the metal and nature of the surface, and it is termed as the work function of the metal. अब इसका क्या मतलब है work function? मतलब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं जा सकता, अगर बाहर चला भी गया तो वापस इजीली खींचे, सो वो बाहर तो नहीं जा सकता. मतलब उसको there is a strong force of attraction within the metal, metal उसको वापस इजीली खींच लेता है. अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई ताकि वो इस मेटल के अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, तभी वो बाहर निकल सकता है. इन दैट केस ओनली वो बाहर निकल जाएगा. जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें उसको सप्लाई, अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी किधर से, वो इलेक्ट्रॉन खुद तो जमा. रिमेंबर, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी तैयार नहीं हो सकती, ऑटोमेटिक पैदा प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो. उसको कहीं से बाहर, अगर उसके पास नहीं है तो वो बाहर से मिलनी चाहिए, कहीं से आउटसाइड सोर्स से मिलनी चाहिए. अगर आउटसाइड सोर्स से
उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर सकता है। जो हमें मिनिमम, रिमेंबर हम कितनी भी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, अगर उसको चाहिए बस लेट्स से 20 जूल्स, लेट्स से एग्जांपल 20 जूल्स बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर लेट्स से उसको 20 जूल्स चाहिए, अज्यूम उसको 20 जूल्स चाहिए, पर हम सप्लाई करते हैं 100 जूल्स, तो वो भी बहुत है। यस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका काम तो हो जाएगा। वो बोलेगा 20 मेरे को तो 20 ही चाहिए थी, आपने तो 100 दे दिए, तो बहुत ही अच्छा हुआ। यस पर मिनिमम कितनी है? मिनिमम है सिर्फ 20। अगर उसको 20 जूल्स की एनर्जी मिल गई तो वो अपने एटम से, मतलब अपने मेटल से बाहर निकल जाएगा। जो मिनिमम 20 एनर्जी उसको चाहिए उसी को बोलते हैं हम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सो व्हाट इज द वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी मेटल so that its electron may just leave the metal surface. Yes, then so let's see what is work function. Work function of a metal is the minimum energy required by electron to just escape from the surface so as to overcome the restraining force of the, so restraining force मतलब क्या? जो खींचने वाली जो पावर होती है मेटल में, जो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेती है, वो उसको ओवरकम कर पाए, इसकी वजह से जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। Yes, so ये important part है। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जनरली डिनोटेड बाय लेटर phi। Yes, ये लेटर हम यूज करते हैं। phi इज द लेटर, ग्रीक लेटर है phi, एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड इन EV। अब EV मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है ऑब्वियसली। EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यस, EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम एनर्जी जूल्स में मेजर करते हैं, बट जूल्स बहुत ही ज्यादा बड़ा यूनिट हो जाता है। जूल्स इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, पर इसकी जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइज, पर उसको जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। वो जूल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बहुत ही 10 बहुत ही नेगेटिव, ज्यादा कम पावर आ जाएगा। यस, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रूप में, जो हमें कन्वीनियंटली इजीली वैल्यू दे देता है। यस, सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, सो वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज गिवन ओवर हियर। यू कैन सी मेटल्स इधर दिए सारे, उनके डिफरेंट वर्क फंक्शन। रिमेंबर आई टोल्ड यू वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। वो मेटल अगर चेंज होगा तो वर्क फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो यू कैन सी डिफरेंट सबकी डिफरेंट अपनी अपनी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल लोएस्ट इज सेसियम, हाउ मच? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द लोएस्ट फॉर सेसियम, एंड हाईएस्ट है प्लेटिनम, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यस, लोएस्ट का मीनिंग क्या है? अगर किसी की वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब बहुत ही कम एनर्जी से उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। अगर किसी का वर्क फंक्शन बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। दैट इज प्लेटिनम इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज द सेसियम। सो इधर भी वही दिया है, दैट इज इट मींस दैट द मेटल सेसियम कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विद द radiation of lower energy. Yes, then and next part, the work function of metal depends on obviously temperature of the metal. अगर मेटल का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्लेटिनम की स्पीड, ये नॉर्मल टेम्परेचर का वैल्यू होगा 5.65 है। अगर ये चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो ये 5.65 भी चेंज हो जाएगा। यस, देन नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मेटल। ऑब्वियसली यस, अगर मेटल चेंज होता है, एल्यूमिनियम से मर्क्यूरी हो जाता है, तो उसकी वैल्यू बहुत चेंज हो जाती है। एंड लास्ट वन, impurities present in the metals। impurities meaning जो मेटल में बहुत सारे अगर impurities है, अगर वो प्योर मेटल नहीं है, ये जो सारे वैल्यूज दिए गए ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्योर मेटल के ही है। अगर इसमें impurities है तो ये वैल्यूज भी थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाएगी। यस, सो दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। नेक्स्ट, अब जब हमें वर्क फंक्शन समझ में आ गया, व्हाट इज वर्क फंक्शन? जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। लेट्स सी इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आता है, उसको बोलते क्या है, उसको मीनिंग क्या है। यस, सो नेक्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ऑलरेडी हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या और एमिशन क्या है, उसका मतलब ऑलरेडी हमें पता है। एमिशन मतलब जो मेटल सरफेस कोई भी चीज बाहर निकलती है, और सिंपल वर्ड्स, एमिशन का जनरल मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग है बाहर निकलना। बस इसमें क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, that is electron emission. So let's see what is the meaning of electron emission. The phenomenon of removal of electrons from the surface of the metal is called electron emission. Yes, जो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस बाहर निकल जाता है, उसको, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो लेट्स सी, इधर डायग्राम दिया है। सो यू कैन सी एक मेटल है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाए, कैसे करके, अभी कैसे एस्केप करे, मैंने बोला था ऑलरेडी, उसको एनर्जी चाहिए,
उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज उसका वर्क फंक्शन ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके वो बाहर निकल। लेट्स से ऐसा अगर हो जाता है तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो अपने मेटल से सेपरेट हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। यस, सो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस पॉसिबल if energy possessed by the electron is more than the work function। let's say इस इलेक्ट्रॉन के, इस मेटल की वर्क फंक्शन है 20 वोल्ट्स, अगर बाय चांस हम इसको 30 वोल्ट सप्लाई कर देते हैं, 20 जूल्स लेट्स से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट वैल्यू हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वर्क फंक्शन वैल्यू है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम उसको सप्लाई कर देते हैं 30 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो बाहर निकला। अगर हम 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी सप्लाई करते हैं तब वो बाहर नहीं निकलेगा। यस, वी हैव टू क्रॉस दिस वैल्यू ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन। अगर 20 एग्जैक्टली सप्लाई किया तब भी वो बाहर तो निकल जाएगा, पर उसके बाद ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी दूर जाने के लिए। यस, सो एटलीस्ट पर वो बाहर तो निकल जाएगा। सो दैट इज वी हैव टू ट्राई टू क्रॉस द 20 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि वो अपने मेटल से पूरी तरह से बाहर निकल जाए। अभी उसको वर्क फंक्शन की एनर्जी कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एमिशन मेटल कैन बी सप्लाइड टू फ्री इलेक्ट्रॉन बाय फॉलोइंग प्रोसेस। बहुत सारे वेज है, उसमें से फ्यू वेज हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज लेट्स से फर्स्ट वन, थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन नाम से ही पता चल रहा है, थर्मियोनिक का मतलब है थर्मल, थर्मल का मतलब है हीट। यस, सो हम क्या करेंगे इस पार्ट में, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। यस, सो यू कैन सी एक मेटल लिया है, अगर उसको हम हीट करेंगे, अगर हीट करें तो क्या होगा, बेसिकली हीट एनर्जी सप्लाई, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। अगर हीट थ्रू हीट अगर हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं देन वो इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल सकते हैं। यस, so here the energy required for the emission from the metal surface is being supplied by the thermal energy. Emitted electrons are called thermal electrons or thermions. Yes, इसके ऊपर ज्यादा इतना आपको पार्ट नहीं है 12th स्टैंडर्ड में, we have to focus more on the other part, but for your understanding, और आ भी सकता है obviously, thermions मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन emission by thermal energy से बाहर निकले हैं उसको बोलेंगे thermion। Yes, so number of thermions emitted depends on the temperature। अगर उसको ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा thermions बाहर निकलेंगे, अगर कम हीट करेंगे तो कम thermions बाहर निकलेंगे। It directly depends on the कितनी हीट हम सप्लाई करते हैं। Yes, next is field emission। Yes, फील्ड एमिशन, ये भी ऑटोमेटिकली नाम से पता है, फील्ड मतलब इधर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस, इन दिस केस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। सो हम क्या करेंगे इसमें, विल जस्ट अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब वो कैसे होगा, ऑब्वियसली यू कैन सी डायग्राम से ही पता चलता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के आसपास अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर जाएंगे और अपने मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। बट रिमेंबर वो पॉजिटिव इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाए। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। दैट इज हाउ मच, 10 × 10⁸, मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज्यादा वोल्ट्स पर मीटर का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना भी बहुत ही नॉट सो इजी वाला टास्क होगा। यस, फिर भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है। यस, सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, ये अपना इंपॉर्टेंट बहुत ही पार्ट है। यस, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यस, फोटो इलेक्ट्रिक मीनिंग द वर्ड फोटो, फोटो मतलब अपनी वो वाली फोटो नहीं, तो खिंची मेरी फोटो वाली नहीं। Yes, photoelectric means what? Photo means light, electric means electron. So हम अगर लाइट का यूज करके अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते, इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल करते हैं, तब वो हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यस, सो इट इज अ फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। सो इसमें कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन अगर लाइट रेज ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी हम यूज करें तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो हियर द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द एमिशन इज बीइंग सप्लाइड बाय द फोटॉन्स ऑफ द इंसिडेंट रे। ये फोटोन क्या होता है वो हम थोड़े नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऐसे समझ लो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है, वो अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका वो फंक्शन अभी है
20 EV, यस इसके पास है 30 EV। सो ये क्या करेगा, अपनी 30 EV इसको दे देगा। ऑब्वियसली इसका वर्क फंक्शन क्रॉस हो गया। अगर इसका वर्क फंक्शन क्रॉस हो गया तो वो आराम से अपनी उड़ान लेके चला जाएगा, यस वो आजाद हो जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल हो जाएगा। दैट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे हमें पढ़ा था थर्मियन, थर्मियन कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो थर्मल एनर्जी से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं थर्मियन। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन से बाहर निकले उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। यस, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटेंसिटी? अगर हम लाइट को ब्राइट कर दे, ब्राइट मीनिंग तो कभी कभी लाइट ब्राइट होती है, कभी कभी डिम होती है। अगर हम लाइट को ब्राइट कर दे तो बेसिकली क्या चेंज हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यस, सो अगर ज्यादा ब्राइट लाइट है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अगर कम ब्राइट लाइट है, डिम लाइट है, तो शायद कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यस, सो लेट्स सी, इतना तो हमें पता चल गया। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब जब हमें पता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अपना बहुत ही इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें से इस पार्ट में से तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ही है। यस, सो लेट्स सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इट इज फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोसेस है। यस, ये मेटल सर्फेस, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इलेक्ट्रॉन, नाउ रिमेंबर इट इज जस्ट नॉट लाइट। लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था, इधर लाइट करके मार्क किया था। यस, बट इट्स नॉट जस्ट लाइट। कोई भी रेडिएशन अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की है, अगर उस पर पड़ जाए तभी जाके इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज फोटॉन्स फॉल ऑन द लाइट on the metal surface and electrons get, photo electrons get ejected, वो बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, सो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑलरेडी हमने पता है। अभी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर वो किसी तरह से अट्रैक्ट, एक जगह अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। उनकी मूवमेंट जो करंट तैयार होगा उसको हम बोलेंगे फोटो current. So what is photocurrent? It is just the current produced by the movement of which electron? Photoelectron. Yes. So different materials emit photoelectrons when they are exposed to radiations of frequencies of different wavelength. For example, alkali metal, lithium, sodium, potassium show photoelectric for a visible light. Yes. अभी रिमेंबर फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन द मेटल सरफेस ऑल्सो। अगर मेटल सरफेस चेंज होगा तो वो डिफरेंट लाइट लेगी। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल के लिए विजिबल लाइट ही है। व्हाट इज विजिबल लाइट? विजिबल लाइट जो हम सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, सो जिसकी वजह से हम आसपास देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट। यस, सो विजिबल लाइट से ही सोडियम, पोटेशियम, सेसियम, इनमें से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इजीली हो जाता है। देन थोड़े थोड़े मेटल्स का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज जिंक, कैडमियम, उसको दूसरी थोड़ी लाइट चाहिए होती है, दैट इज आर सेंसिटिव टू ओनली यूवी लाइट, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट, सो मैंने बोला था रिमेंबर यू रिक्वायर सुटेबल फ्रीक्वेंसी। कोई भी लाइट डायरेक्टली हम मारेंगे और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यस, वी रिक्वायर ओनली अकॉर्डिंग टू द मेटल ऑल्सो वी रिक्वायर अ लाइट ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीनिंग व्हाट? एक मिनिमम लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। यस, सो that minimum amount of frequency is called as threshold frequency. So what is threshold frequency? Threshold frequency is the minimum frequency of incident electrons, incident radiation required to emit the electrons from emitter without any kinetic energy. So जितनी minimum हमें जो frequency, minimum energy work function supply होना चाहिए उसका, जो उस light की minimum frequency से होगा, that frequency is called as threshold frequency. Yes, thus the photoelectrons are emitted if it is exposed within the incident radiation of frequency greater than threshold frequency. Remember हमें threshold frequency क्रॉस करनी पड़ती है। अगर threshold frequency क्रॉस नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं। रिमेंबर हम कितनी भी लाइट मारते हैं उसके ऊपर, पूरा टाइम लाइट मारते रहे या फिर कितनी ज्यादा ब्राइट भी लाइट मारे, अगर उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्रॉस नहीं हुई तब जाके, फॉर एग्जांपल इस मेटल और इस लाइट के कॉम्बिनेशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स से 50 हर्ट्ज। अगर हम 50 हर्ट्ज के अबव मारेंगे लाइट, अबव वाली लाइट मारेंगे, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। सो 50 हर्ट्ज इधर क्या हो गया? 50 हर्ट्ज इधर हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
Yes, so now that we know what is threshold frequency, let's go ahead. Yes, so अब जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया, फिर इफेक्ट क्या है उसके बारे में बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है। उसमें क्या क्या कैसे अफेक्ट होता है, मेटल से कैसे अफेक्ट होता है, लाइट से कैसे अफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से कैसे अफेक्ट होता है, ये सब कुछ पढ़ने, सब कुछ समझने के लिए हमें चाहिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यस, एक्सपेरिमेंटल सेटअप मीनिंग वर्ड, एक प्रोसेस जिससे हम सारी चीजें उसके बारे में स्टडी कर पाए। यस, सो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। लेट्स सी उसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इसमें एक ग्लास ट्यूब जैसा है, ग्लास ट्यूब में ओपनिंग है, ओपनिंग में फिल्टर है। फिल्टर का काम क्या है, यहाँ है अपना सोर्स एस, दैट इज जो हमें लाइट देगा, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन देगा। ये क्वार्ट्ज फिल्टर है, वो फिल्टर करेगा जो हमें जितनी फ्रीक्वेंसी है, जो हमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चाहिए वही हमें भेजेगा। सो वो वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सी पे लगेगी। अभी सी क्या है, सी इज समथिंग कॉल्ड एज कलेक्टर। यस, सॉरी, एमिटर। सी स्टैंड फॉर समथिंग कॉल्ड एज एमिटर। एमिटर इन द सेंस वो जो एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। सो जो हमारा फोटो सेंसिटिव मेटल रहेगा वो रहेगा इधर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर से ही इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलेंगे। सो उसमें भी दिया है मैंने, सो आप इसको फोटो मार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वो पढ़ सकते हो आराम से। दैट इज apparatus considered a photosensitive plate called C। इधर है अपनी फोटोसेंसिटिव प्लेट C, दैट इज कॉल्ड एज एमिटर, एंड अ मेटल A। यस, सो इधर भी एक मेटल है A जो है कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है, सारे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उसको जमा करना है। सो क्या होगा, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इधर होगा। यस, दिस इज द प्लेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे अभी, और वो बाहर निकल के हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग इस तरफ जाने चाहिए। यस, वो इस तरफ जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे और ए की तरफ जाके उससे ए से ज्वाइन हो जाएंगे। यस, सो ये हमारा हो गया हमारा कलेक्टर। देन दिस विल अलाउ द लाइट फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ टू पास थ्रू इट। ये किसका काम है, ये फिल्टर का काम है। फिल्टर का काम है टू अलाउ ओनली पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू पास थ्रू। देन यूजिंग द अरेंजमेंट, सो हमने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली है इसमें। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ये पूरा सेटअप कनेक्टेड है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के नीचे है बैटरी। बैटरी का काम क्या है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी द कनेक्शन। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाके बेसिकली इसको पॉजिटिव कर देगा और इसको कर देगा नेगेटिव। यस, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं वो किस तरफ जाएंगे, दे विल ऑल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। वो जाएंगे सारे के सारे कलेक्टर की तरफ, ऑटोमेटिक खींचे चलेंगे। यस, सो अगर वो इस तरफ खींचे चले जाते हैं, यस, बेसिकली क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, करंट। सो बेसिकली इस फ्रॉम सी टू ए एक करंट डेवलप होगा। वो करंट मेजर करेगा अपना मिली एमीटर। जब भी यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। यहाँ हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। डिफ्लेक्शन जैसे कुछ रीडिंग दिखाएगा कि इधर करंट पास हो रहा है। देन और भी इधर चीजें हैं, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, ऑब्वियसली कितनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने का काम वोल्ट मीटर का है। यू कैन सी वी आल्सो कनेक्टेड समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करेगी, हमें जितना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट करने में मदद करेगी। और रिवर्सिंग की का काम क्या है, हमें रिवर्सिंग की बेसिकली हेल्प करेगी टू शिफ्ट द टर्मिनल। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव इधर, बेसिकली टर्मिनल चेंज कर जाएगा। देन so let's say क्या होता है, when a monochromatic radiations of suitable obtained from sources after being filtered by the filter attached on the window W fall on the photosensitive material plate C। so light रह जाएगी C के ऊपर पड़ेगी। the photoelectrons are emitted from C which are then accelerated towards plate A। so यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, A की तरफ जाएंगे। and इफ इट इज केप्ट पॉजिटिव, यस, अगर वो पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली जाएंगे। अगर वो बंद हो गए, फॉर एग्जांपल इधर की मैंने निकाल दी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नहीं रहेगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन उस तरफ पास नहीं होंगे। यस, एंड रिजल्टिंग इनटू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, अगर इलेक्ट्रॉन इधर पास होंगे तो हमें मिलेगा करंट, दैट इज वो हमें माइक्रो एमीटर में हम मेजर करेंगे। ड्यू टू इट द माइक्रो एमीटर शोज डिफ्लेक्शन। द रीडिंग द माइक्रो एमीटर मेजर्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, जितना भी करंट प्रोड्यूस होगा इस बिटवीन सी टू ए वो हम माइक्रो एमीटर में मेजर कर देंगे। देन लेट्स से आगे बढ़ते हैं, ये सेटअप का यूज क्या है वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। सो लेट्स सी क्या क्या है। सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट,
कैन बी यूज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। रिमेंबर हमारा काम क्या है, टू स्टडी। हमें इधर मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट हमें डायरेक्टली आइडिया देगा कितने इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से इधर क्या हो रहा है, वो हमें पूरा आइडिया देगा फोटो करंट। यस, सो फोटो करंट हम मेजर करते हैं डिफरेंट चीजों को एडजस्ट करके। लेट्स से क्या क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर दी तो क्या होगा, लाइट ब्राइट कर दी, डिम हो गई, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फर्क होगा वो हमें देखना है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सी एंड ए। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा दे तो फोटो करंट में क्या चेंज होगा वो भी हमें देखना है। अगर उसको उल्टा कर दे, रिवर्सिंग गियर से उल्टा कर दे तो क्या होगा वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट। अगर हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे तो फोटो करंट में क्या फर्क पड़ेगा वो भी अपने देखना है। लास्ट वन, नेचर ऑफ द मेटल, मटेरियल ऑफ द प्लेट। अगर हम सी का जो मेटल है, लेट्स से में इस समय सोडियम है, सोडियम पे जो लिथियम डाल दे और सेसियम डाल दे और प्लेटिनम डाल, फिर क्या फर्क होगा फोटोग्राफ वो भी हमें देखना है। सो ये चार चीजें हमें स्टडी करनी है इस एपरेटस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी शुरू करते हैं, बहुत ही इजी पार्ट है। नेक्स्ट, फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेट्स सी इंटेंसिटी चेंज करने से क्या हो जाता है। सो varying the intensity of incident radiation, keeping the radiation of the source of different distances with respect to plate C and noting the photoelectric current each time. Let's see क्या मिला। It is found that photoelectric current varies linearly with the intensity of incident radiation. So इधर ग्राफ भी है, क्लियरली ग्राफ में दिख रहा है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ऑटोमेटिकली स्मूथली बढ़ेगा। बढ़ेगा यस, जितनी इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो, अगर इंटेंसिटी कम करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो जाएगा। लेट्स सी ये कैसे होगा। रिमेंबर इंटेंसिटी जब बढ़ाते हैं कम करते हैं तो क्या अफेक्ट होता है, लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। जो हम पार्टिकल नेचर देख रहे हैं उसके जो पार्टिकल अफेक्ट है। अगर हमें करंट ज्यादा मिल रहा है, करंट ज्यादा मिल रहा है का क्या मीनिंग है, बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो इधर दिया है, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। मीनिंग अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग ज्यादा करंट। यस, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। अभी नेक्स्ट हम पोटेंशियल चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सी, सो वी कीप द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ग्रेजुअली एंड नोट द फोटो इलेक्ट्रिक। लेट्स सी हमने पोटेंशियल अभी दो साइड में लिया है, दिस इज दो साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव नेगेटिव साइड मीनिंग व्हाट, रिमेंबर लास्ट साइड में मैंने देखा था, मैंने बोला हमारे पास रिवर्सिंग गियर, रिवर्सिंग गियर का काम क्या है, इट कैन चेंज द टर्मिनल। फॉर एग्जांपल अभी के लिए लेट्स से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यस, और हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे, कैसे बढ़ा रहे पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन एडजस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज कर दे तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। यस, सो क्या करते हैं हम, पहले पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, बढ़ाने से क्या होता है, लेट्स सी, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। यस, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, करंट भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। यू कैन सी टिल हियर करंट बढ़ रहा है। सो वही उन्होंने दिया है, एट वन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं देयर इज इंक्रीज। यस, ये दिख रहा है इधर से फोटो करंट बढ़ रहा है, बट एट वन स्टेज ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम। यू कैन सी वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बाद में करंट बढ़ ही नहीं रहा। बेसिकली करंट एक जगह पे यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, पूरा स्टॉप हो जाता है। लेट्स सी उसके स्टार्टिंग की वैल्यू रहेगी 10, 20, 30, लेट्स सी 50 के आगे वो 50 एम्पियर के आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। अगर हम कितना भी ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दे वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा, 50 एम्पियर ही दिखाएगा। यस, नो मैटर हम कितना भी उसको बढ़ा दे, वो 50 एम्पियर जो हमें मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, उस करंट को हम बोलेंगे saturation current. Yes, so that is very important. Let's see what is saturation current. So after this, if we increase the positive potential of the plate, there is no increase in the current. This maximum value of the current is called as saturation current.
So saturation current corresponds to the state when all the photoelectrons emitted receive. Remember मैंने क्या बोला था, यहाँ से क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं. अगर हमने ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाया तो क्या होगा, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तेजी से चलेंगे, पर उससे क्या होगा, इसी के फोटो इलेक्ट्रॉन खत्म जैसे हो जाएंगे. अभी खत्म हो जाएंगे मतलब करंट जीरो नहीं हो जाएगा. ऑब्वियसली जो अभी इधर से चले गए वो रोटेट होकर वापस हो गया, बट एक फिक्स वैल्यू के ऊपर ही रहेगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू रीच होके उधर ही स्टॉप हो जाएगा. देन लेट्स से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अभी मैंने बोला था आपको कि हमारे पास क्या है, रिवर्सिंग की है. रिवर्सिंग की का काम क्या है, वो हमारे टर्मिनल्स को चेंज करती है. टर्मिनल चेंज इन द सेंस वर्ड, अगर इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो अगर मैं रिवर्सिंग की का यूज करूंगा तो क्या होगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा. यस. अभी अगर इधर नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन जा तो रहे, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने चाहिए, पर अभी प्रॉब्लम क्या है, इधर हो गया अभी नेगेटिव चार्ज. अभी इधर नेगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ेंगे, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन खुद है नेगेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तो वो लाइक चार्जेस हमें पता है रिपेल ईच अदर. सो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, पर रिमेंबर उनके पास है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. रिमेंबर अगर इसके पास इसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी इसमें पास होगी, एनर्जी इसमें पास होगी, और उसके पास होगी बहुत सारे काइनेटिक, तो क्या होगा, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली पास करेंगे. इवन दो इधर नेगेटिव चार्ज है, पर इनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी एक मूवमेंट है, इस साइड में मूवमेंट है, इवन इफ इधर नेगेटिव चार्ज आ गया पर उनके पास एनर्जी है, तो वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके भी आगे जा सके अगर उनके पास एनर्जी है तो. बट रिमेंबर जिनके पास एनर्जी नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उधर ही रोक जाएंगे. बेसिकली करंट धीरे धीरे क्या होगा, कम 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 होता है. जो इलेक्ट्रॉन लेट्स से अभी 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, 10 में से शायद 2 या 3 के पास होगी, बाकी के पास नहीं होगी. पहले क्या होता, पहले उधर प्लस था तो सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहे थे, पर अभी क्या है उधर नेगेटिव है, इसलिए सारे के सारे तो नहीं जा सकते. जिनके पास ज्यादा एनर्जी है क्रॉस करने के लिए, रिमेंबर नेगेटिव तरफ जाना मतलब इट्स लाइक यू आर साइकिलिंग ऑन द टॉप स्लोप. अगर जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, स्लोप पे ज्यादा जाने की एनर्जी, तभी वही वाले, बाकी के क्या हो गए, आधे रास्ते में थक जाएंगे और वही रुक जाएंगे. यस, वही ऑब्जर्व करते हैं हम इसी पैटर्न में. सो क्या होगा कि जब हम नेगेटिव वाले अप्लाई करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वी नोट दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज क्यों, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाते. जो हाईएस्ट एनर्जी वाले, ज्यादा एनर्जी वही क्रॉस कर पाते हैं, उनकी वजह से थोड़ा करंट रह जाता है, पर वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है रैपिडली, एंड बिकम जीरो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट. सो यू कैन सी ये पूरी लाइन है वोल्टेज की. यू कैन सी एट सम पॉइंट वो क्या होगा, एट नेगेटिव पार्ट, इधर से नेगेटिव, ये 0 पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, बिलो जीरो क्या होगा हमारा V हो जाएगा माइनस, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा. नेगेटिव पोटेंशियल जाते फॉर एग्जांपल इधर -1, -2, -3, हम -1 वोल्ट पे है, -2 वोल्ट पे है, क्या होगा, करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा. जब हम -3 पे पहुंचेंगे, करंट क्या हो जाएगा जीरो पूरा. सो -3 वोल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर मैं इसको माइनस भी नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट 3 वोल्ट. व्हाई 3 वोल्ट, बिकॉज आई वांट टू से इट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन. रिमेंबर वोल्टेज पॉजिटिव है, बस हमने टर्मिनल चेंज कर दिया, इसलिए हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, बट एक्चुअली नेगेटिव वोल्टेज होता नहीं है. सो at these 3 volts, at these 3 negative volt, alternate volt, we are getting what, current 0. इसलिए 3 volts और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं V नॉट. यस, V नॉट. सो in the minimum negative potential V naught given to plate A with respect to plate C, at which the photoelectric current becomes 0, is called as stopping potential or the cutoff potential. So what is this V naught? V naught -3 is equal to something is called as stopping potential. What do you mean of this word stopping? Stopping मतलब जो रोक देता है, किसको रोक रहा है, करंट को पूरा जीरो कर रहा है, करंट को रोक रहा है, that is flow of the electron को ही रोक रहा है, that's why उसका नाम है stopping potential. Let's see, if E is the charge of the electron, of the photoelectron, then K max is equal to क्या है, E V naught.
अभी ई वी नॉट में वी नॉट क्या है, वी नॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन इक्वेशन जिसमें हमें वी नॉट मिलता है. सो वी नॉट कैन वी सी इज व्हाट के मैक्स मल्टीप्लाई बाय ई. रिमेंबर एनर्जी कैन बी गिवन एज EV, ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस. सो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी जो V नॉट के अकॉर्डिंग होगी. V नॉट इज V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल स्टॉप करके भी जो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्रॉस कर पाता है, स्टॉपिंग हाईएस्ट पोटेंशियल पे क्रॉस कर पाता है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा डेफिनेटली मैक्सिमम ही होगी. यस. So where m is the mass of the photoelectron, Vmax is the maximum kinetic energy. Remember maximum kinetic energy can be written as half mv square. Yes. So ये हो गया अपना नेगेटिव पोटेंशियल वाला पार्ट. देन अगर अब हमने नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल देख लिया, नेगेटिव पोटेंशियल देख लिया, हमने क्या देखा पॉजिटिव में क्या देखा कि एक इंटेंसिटी, लेट्स फोकस ऑन ओनली I1. पॉजिटिव पार्ट में क्या होता है, फोटो करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पर इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, रुक जाता है. ये पॉइंट होता है अपना सैचुरेशन करंट. यस. फिर अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, कम होते एक पॉइंट के ऊपर रुक जाता है, करंट जीरो हो जाता है. उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट. पर अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं, इंटेंसिटी ले रहे हैं, सॉरी इंटेंसिटी ले, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ ट्राई कर रहे हैं. सो यू कैन सी 3 डिफरेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी हम ले रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट दिस इज द ग्राफ वी आर गेटिंग. सो ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है, थोड़ा सा फर्क जब हम पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, जिसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है उसका ऑब्वियसली सैचुरेशन करंट भी सबसे ज्यादा होता है. दैट इज ऑब्जर्व्ड. यू कैन सी I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1. बिकॉज I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसका सैचुरेशन करंट भी सबसे ज्यादा है. देन उसके बाद आता है I2 एंड लास्ट I1. बिकॉज I1 की इंटेंसिटी सबसे कम है, सैचुरेशन की भी सबसे कम है. बट चेक तीनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही पॉइंट के ऊपर है, दैट इज V नॉट. इसका मतलब क्या है कि लेट्स सी द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. नो मैटर हम कितनी भी इंटेंसिटी ले ले, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे आएगा, दैट इज एक ही पॉइंट V नॉट. यस. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. So it means that the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron depends on the radiation of source, the nature of the material plate, but it is independent of the intensity. ये बहुत ही important part है, इससे बहुत ही important law तैयार होता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन का. दैट इज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है लाइट की, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी रेडिएशन. यस. सो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. Okay, so next part is effect of frequency on incident of the incident radiation. Okay, so अब तक हमने क्या किया है कि हमने इंटेंसिटी चेंज की, हमने पोटेंशियल चेंज किया. अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज करने का. यस. सो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज करते हैं, थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स सी व्हाट इज वी गेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज हो जाता है, हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रही है. और चेक द सैचुरेशन करंट, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर, उसके बारे में बाद में, वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा. यस. क्लियरली यू कैन सी V3 इज द हाईएस्ट frequency. Yes. And check the stopping potential, it is the highest for nu3. Yes, nu3 is the highest frequency and हमें क्या बता रहे हैं, V03 is the highest stopping potential. Yes. The value of the saturation current depends on the intensity of the incident radiation, but it is independent on the frequency of radiation. Yes. frequency चेंज करने से check the saturation current, हमें तीनों की सेम वैल्यू मिल रही है. इसका मतलब क्या है कि frequency does not depend, saturation current does not depend on the frequency, it depends on the intensity of the radiation. Whereas frequency चेंज करके क्या चेंज हो जाता है, हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यस. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ वी चेंज द मेटल, अगर हमने दूसरा कोई मेटल डाला और अभी मेटल चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा, बेसिकली तो वर्क फंक्शन चेंज होगा. अगर दूसरा डिफरेंट मेटल, अगर वर्क फंक्शन ही चेंज हो गया
तो क्या चेंज हो जाएगा हमारे ग्राफ में और हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज है वो हमें देखना है इस पार्ट में। सो हम क्या करते हैं इस पार्ट में, we change the we plot a graph between the stopping potential of the and the frequency of the incident radiation for two different metals A and B। दो अलग अलग मेटल ले रहे हैं हम ए और बी, और उनके ऑब्वियसली अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी और उनका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। सो वी कैन सी फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। हमें ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कम करे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। Then for a material there is certain minimum cutoff frequency called threshold frequency। yes, so check everybody, दोनों के ग्राफ है। फॉर एग्जांपल लेट्स फोकस ऑन मेटल ए। मेटल ए का ग्राफ आ रहा है इधर, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी सी एट सम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी गेट दिस पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज v nu naught। yes, why nu naught? because it is called as threshold frequency। below threshold frequency हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, बेसिकली करंट मिलेगा। यू कैन सी इट गोस बिलो द जीरो। यस, सो ये मेटल ए का ये टॉपिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 1 एंड मेटल बी का सेकंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट 2। यस, सो हायर द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल ग्रेटर इज द थ्रेशोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पार्ट का। यस, higher the work function of a photosensitive greater the value of the threshold frequency। ये important part है। ये part से हमें बहुत सारे MCQs और conceptual question आंसर करने को मिलेंगे और obviously ग्राफ भी बहुत important है। so हमने चारों प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। इन चारों प्रॉपर्टीज को मिलाकर few laws we can put forward for the photoelectric emission। let's see these laws। what are these laws? first of all, yes, laws of photoelectric emission। First of all, for a given metal and frequency of an incident radiation, number of photoelectrons ejected are directly proportional to intensity। ये बहुत important part है। number of photoelectrons is directly proportional to intensity। remember, number of photoelectrons directly हमें current भी दिखा, so current is directly proportional to intensity। ये बहुत important starting part है। intensity क्या चेंज होगा? current चेंज होगा। नंबर ज्यादा photoelectron होंगे और ज्यादा current हमें मिलेगा। then second जो हमें पार्ट मिला, that there is a minimum frequency for which below which the emission of photoelectric does not take place। yes, so एक minimum frequency है जिसके below photoelectric emission is not possible। ये frequency होती है threshold frequency। yes, below threshold frequency there is no photoelectric emission। then third one, above the threshold frequency। एक बार अगर threshold frequency above हो गई तो definitely photoelectric emission हो सकता है। The maximum kinetic energy of the emitted photoelectric is independent of the intensity। एक बार photoelectric emission हो रहा है, अगर हम intensity बढ़ा भी देते तो करंट नहीं बढ़ता। yes, because it depends only on the frequency of the incident radiation। yes, so intensity it is independent of the maximum kinetic। जितने फास्ट वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, it does not depend on the intensity but it depends on the frequency or wavelength of the incident radiation। then fourth point, the photoelectric emission is an instantaneous process। yes, ये बहुत important part है। instantaneous process। instantaneous process meaning what? अगर लाइट पड़ गई तो next instant, I would not even use the word second, next instant में हमें directly electrons emitted मिल जाएंगे। so it is an instantaneous process। so you can see the actual time lag कितना होता है? around 10⁻⁻9 second, which is almost negligible। yes, so ये सारे हमें loss of photoelectric emission मिलते हैं। then अब जब हमें loss of photoelectric emission मिल चुके हैं, let's see wave theory इनको प्रूव कर पाता है कि नहीं। yes, so we can see clearly wave theory उसको नहीं कर पाता। let's see what are the important reasons। ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन के लिए आ सकता है। why does the wave theory not able to explain the photoelectric emission? so basically 3 point है। let's see the first point। yes, according to wave theory the energy is carried of the being measured by intensity। yes, wave theory में डायरेक्टली बोलते हैं लाइट की एनर्जी हमें डायरेक्टली इंटेंसिटी से मिलती है। yes, बट हमने क्या देखा है? higher the intensity falls in the metal impart more energy on the electrons of the metal। so उसके अकॉर्डिंग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो शायद इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा एनर्जी आएगी। बट हमारे एक्सपेरिमेंट जो हमने सेटअप देखा और हमें जो ग्राफ मिले उससे क्या मिलता है कि it is said that maximum kinetic energy of the ejected photoelectric is independent of the
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज इंडिपेंडेंट। सो बेसिकली फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन में मिल गया। वेव थ्योरी क्या बोलती है कि मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी देते हैं। पर फाइंडिंग से क्या मिलता है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन से कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Then second one, according to wave theory, photoelectric emission possible from a metal surface when the waves of light of all frequencies provided the intensity is sufficient। इसका मतलब क्या है कि अगर is possible, हर कोई फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबल है। मीनिंग व्हाट, अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट है, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो जाती है। ये बोलती है वेव थ्योरी। पर हमारी फाइंडिंग से क्या मिलता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर मिनिमम लिमिट, एक मिनिमम लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, वी कॉल इट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये हो गया हमारा सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। देन थर्ड वन क्या बोलता है कि वेव थ्योरी बोलती है कि wave falls on the metal surface, the energy of the wave will not go in a particular electron but it will be distributed। yes, so क्या होगा, वेव थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट, सारे इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पर अगर सच में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसके लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। यस, इट विल टेक लिटिल टाइम। सो बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एमिशन विल नॉट बी अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बट हमारे फाइंडिंग से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन इज व्हाट, इज अ इमीडिएट प्रोसेस, इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी टाइम लैग। यस, सो ये हो गया हमारा थर्ड कॉन्ट्रडिक्शन। सो बेसिकली ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू स्टडी। व्हाई डज वेव थ्योरी not be able to explain the photoelectric, इसलिए wave theory could not explain, it failed to explain the photoelectric effect। yes, so इसी से ही हमें पता चलता है कि photoelectric effect does not go by the wave theory, so automatically it has to go by the particle theory। अभी अगर वेव थ्योरी समझा नहीं पा रही है तो पार्टिकल थ्योरी इसको कैसे समझाएगी, वो अभी तक किसी के पास आंसर नहीं था। yes, ऐसे में बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारा थ्योरी अपनी पुट फॉरवर्ड की, जिससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स जो वेव थ्योरी नहीं कर पाई। यस, लेट्स सी वो पहले साइंटिस्ट कौन थे। वो महान साइंटिस्ट का नाम था हमारे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। यस, सो आइंस्टाइन एज यू नो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने पार्टिकल नेचर से प्रूव कर दिया फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के सारे लॉस को प्रूव कर दिया, और उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि लाइट डज और रेडिएशन डज हैव अ पार्टिकल नेचर। और बाय द वे इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज, बहुत लोगों को लगता है कि उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से मिला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको नोबेल प्राइज मिला है ड्यू टू एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। Yes, so let's see Einstein photoelectric effect, energy of quantum radiation। So let's see Einstein what is he have to say। The light radiation consists of tiny packets of energy called quanta। So उनके अकॉर्डिंग क्या है, light is made up of small particles। So if this is a light, okay, एक बीम पकड़ लो, तो इसमें बहुत सारे क्या है, tiny packets। I use the थोड़ा एक स्क्वायर जैसा बोलूँगा। These packets are basically your फोटोन। उन्होंने नाम दिया पहले उन्होंने नाम दिया क्वांटा, एक क्वांटा मैनी क्वांटम। यस, सो क्वांटा करके नाम दिया। अगर हम सिर्फ लाइट की बात करें, लाइट, देन उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज फोटोन। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ फोटोन। यस, सो लेट्स सी व्हाट आर फोटोन। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ईच पार्टिकल की एनर्जी उन्होंने दी E इक्वल टू h न्यू। बेसिकली उनकी एनर्जी, उनके अकॉर्डिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो इस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी होगी वो फोटोन की एनर्जी उससे प्रोपोर्शनल होगी। सो इफ E is proportional to nu, so I can write E is equal to h nu। h basically is what is h? It is Planck's constant। h is a Planck's constant, जो हमें पता है कितना है, approximately 6.63 into 10 to minus 34 joules second। yes, so Planck's constant is 6.63 into 10 to minus 34 joules second। सो E is equal to h nu। बहुत इजीली हम एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड कर सकते हैं। ये h का वैल्यू ऑलरेडी पता है, जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, वी कैन इजीली फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन। सो लेट्स सी, कंसीडर अ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ द इंटेंसिटी nu, frequency nu, and incident on a photo sensitive surface।
सो एनर्जी ऑफ द फोटोन ईच न्यू इज स्पेंट इन टू वेज। सो उन्होंने क्या दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइट रे, सो इधर एक फोटोन जा रहा है अपना, देयर इज अ फोटोन ओवर हियर विद एनर्जी E is equal to h न्यू, ये उसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है। अब ये फोटोन इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट होने वाला है। अभी आई टोल्ड यू मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, चाहिए उसको वर्क फंक्शन की एनर्जी क्रॉस होनी चाहिए। लेट्स से उसका वर्क फंक्शन है, लेट्स टेक वर्क फंक्शन एज 30 eV, इसका वर्क फंक्शन है 30 eV। अपने फोटोन के पास एनर्जी है 50 eV, यस, अपने फोटोन के पास एनर्जी है 50 eV। इस मेटल के इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 30 eV। अब ये फोटोन क्या करेगा, जब उससे इंसिडेंट होगा, मींस उससे कोलाइड करेगा, सो बेसिकली क्या होगा, 50 में से वो 30 eV क्या करेगा, उसके वर्क फंक्शन को जाएगी, यस। सो क्या होगा, 50 में से 30 eV जाएगी वर्क फंक्शन को। सो बाकी के 20 किधर गए, रिमेंबर एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो गायब नहीं हो सकती कहां से भी। सो बाकी के 20 रहेगी, सो बाकी 20 जाएगी कहां, वो जाएगी इसी इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर एक बार जो कोलिजन होगा उसके बाद फोटोन नहीं रहेगा, फोटोन ने अपनी सारी की सारी फोटोन बेसिकली व्हाट इट इज, जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी ही है बस, यस। सो इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी। एक बार उसकी एनर्जी चल गई वो पार्टिकल ही नहीं रहेगा, यस। सो फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 30 eV अपने वर्क फंक्शन के लिए यूज करेगा, और बाकी की जो 20 eV उसकी बचेगी, वो 20 eV लेके वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, यस। सो बेसिकली 50 eV का पार्ट कितना होगा, 50 eV का क्या होगा, 50 eV डिवाइड होगा 30 प्लस 20 में, 30 प्लस 20 में, ये 30 क्या होगा योर वर्क फंक्शन, और 20 क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो 50 एनर्जी ऑफ फोटोन 50 eV जो होगी, 30 जाएगा वर्क फंक्शन में, और बाकी का बचा हुआ जितना भी बचेगा 20, इसमें 20 बचा जाएगा, जितना भी बचता है वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो वही सेम मेथड आइंस्टाइन ने बोला, आइंस्टाइन ने सेम थिंग वही बोला, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन यूजिंग लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हिच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एक पार्ट जाएगा वर्क फंक्शन में, दूसरा पार्ट रेस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, which energy will be used in imparting maximum kinetic energy of the emitted photon। दूसरी एनर्जी सारी जाएगी काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सो आई कैन राइट if Emax is the maximum velocity, then kinetic energy can be written as half mv square। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है। so photon energy h nu is equal to क्या, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जो भी फोटोन की एनर्जी रहेगी वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाएगी, यस। सो इसी से हमें ये इक्वेशन मिलता है। सो फोटोन एनर्जी एज वी नो इज इक्वल टू h nu, वर्क फंक्शन 5, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं k max। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो इसको थोड़ा शफल करके हमें क्या मिलेगा, k max और काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक इज इक्वल टू h nu माइनस phi naught। ये हो गया अपना वेरी इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हमें बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉज प्रूव हो जाते हैं। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सो क्या मिला हमें, k max इक्वल टू h nu माइनस phi naught। रिमेंबर k max क्या है, बची हुई काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। फिर h nu क्या है, जो ओरिजिनल एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट है, और phi naught is the work function of the metal surface, yes। so let's go ahead now। और भी थोड़े इक्वेशन है जो हमें मिलते हैं। if the incident photon is of threshold frequency mu naught, remember अगर we know E is equal to h nu, पर उसकी एनर्जी इतनी ही है कि एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी h nu naught is just the sufficient energy to रिमूव द इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यस। सो अगर ये मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम होगी, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो ये अगर ये एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इट इज बेसिकली वर्क फंक्शन। सो आई कैन राइट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h nu naught। सो ये इक्वेशन हमें इधर मिल जाता है, h nu naught इज इक्वल टू वर्क फंक्शन phi naught, yes। so
अभी हमें ये मिल गया है, सो वी कैन वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वी नो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. सो एच न्यू फाई नॉट की जगह मैं डाल सकता हूँ एच न्यू नॉट. सो अगर मैं एच कॉमन ले लेता हूँ, न्यू माइनस न्यू नॉट. चेक, दिस इज द इक्वेशन वी गेट. के ई मैक्स इक्वल टू एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट हमें मिला. यस, अगर हमें ये सब नहीं दिया, अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, लेट्स से मेटल का हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, इफ ई नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन ये इक्वेशन बहुत यूजफुल है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज के ई मैक्स कैन बी गिवन ई वी नॉट. रिमेंबर वी नॉट क्या है? वर्क फंक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें बहुत यूज होता है. अगर इसी इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? के ई मैक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट. अगर वी को मैं लिखता हूँ सी अपॉन, रिमेंबर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्बडा माइनस, ब्रैकेट इधर से रख कर देते हैं, माइनस सी अपॉन लैम्बडा नॉट. यस, माइनस सी अपॉन लैम्बडा नॉट. चेक में क्या इक्वेशन मिल गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इसमें क्या है? लैम्बडा वाई और लैम्बडा. व्हाट इज लैम्बडा नाउ? लैम्बडा इज द इंसिडेंट वेवलेंथ और लैम्बडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम वेवलेंथ जो हमें चाहिए. यस, तो अब हम लेते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि हमने प्रॉब्लम अभी हम फॉर्मूला तो हम पता चल गया. अभी प्रॉब्लम लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट to be used to inject the electron metal surface and the maximum kinetic energy also is given. So क्या दिया हमें? वर्क फंक्शन दिया है फाई नॉट 4.5 eV, जो होता है 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. eV इज नॉट द ऐसा यूनिट, जूल्स इज द ऐसा यूनिट, सो हमें जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और क्या दिया है हमें? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दी है 6.06. सो काइनेटिक दी है, एनर्जी दी है, फाई नॉट दिया है. सो लेट्स यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन वाला. सो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. यस, ये इक्वेशन हमें पता है. दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट टू बी यूज टू इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. यस, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू बी यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली हमें चाहिए न्यू चाहिए. यस, लेट्स सब्स्टिट्यूट. हमें दिया ऑलरेडी के ई मैक्स कितना दिया है? 6.06 इंटू 10⁻⁻19. एच इज 6.63 इंटू 10⁻34 न्यू माइनस फाई नॉट. फाई नॉट हमें दिया है 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ये दिया है. हमें चाहिए न्यू की वैल्यू, सो हम इस फुल वैल्यू को ले आएंगे इस तरफ. सो 6.63 इंटू 10⁻34 न्यू, ये आ जाएगा इस तरफ 6.06 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. यस, चेक. 10⁻19 है कॉमन, सो उसको बाहर निकाल देंगे. अभी 4.5 और 1.6, 4.5 और 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.2. 7.2 और 6.06, 7.2 और 6.06 का टोटल आंसर हमें मिलेगा 13.26. यस, इसका टोटल आंसर 13.26. इधर 6.63 इंटू 10⁻34 न्यू. थोड़ी न्यू, ये फाइनली नीचे आएगा 13.26 इंटू 10⁻19 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻34. इसको सॉल्व करके थ्रू कैलकुलेटर और लॉग टेबल और कोई भी आपको जो मेथड आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली. बेसिकली बहुत इजी है. इफ यू चेक द नंबर करेक्टली, आई थिंक 6.1 जा और ये डायरेक्टली हो जाएगा 2 जा 34 ऊपर जाके हो जाएगा +34 +34 और -19 हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. यस, सो दिस इज द आंसर 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. 34 -19 हमें मिलेगा आंसर 15. यस, सो बहुत इजीली हमें आंसर है. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. यस, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. Yes, check the next problem. The work function of the metal is given 2.31 eV
photoelectric emission occurs when the light of frequency so and so hertz is incident on the surface. Calculate the energy of the incident radiation. पहले हमें energy of incident radiation find करनी है. Yes, remember energy of incident radiation find करने से very important formula is H nu. This is your formula to find the energy of incident radiation. H हमें दिया है 6.63 into 10⁻34 nu. Nu हमें दिया है frequency is given 6.4 into 10⁻14 हो गए शायद 14 होगा. लेट मी जस्ट चेक. इट हैज टू बी 14. यस, वो 14 ही है. यस, बाय मिस्टेक माइनस हो गया. यस, सो इट इज 14. सो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 6.4 बाय कैलकुलेशन में आंसर आएगा 42.43 और -34 और 13 का आंसर आएगा 10⁻20 जूल्स. यस, ये हमें आंसर आ गया. रिमेंबर हमारा आंसर जूल्स में है क्योंकि हमने दोनों के SI यूनिट्स लिए है, पर हमें फाइंड करना है आंसर ईवी में. यस, रिमेंबर जूल्स इज द SI यूनिट. सो ईवी में करने के लिए विल जस्ट हैव टू डिवाइड बाय -20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स. इसका आंसर बाय कैलकुलेशन हमें आएगा 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस, इसका आंसर हमें आएगा. सो हमें पहला पार्ट मिल गया है. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 2.65 EV. यस, देन सेकंड हमें चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Ke max इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट माइनस फाई नॉट. रिमेंबर ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. Already energy of the incident radiation we already found in the first question. It is 2.65 minus और phi naught भी हमें दिया है ना. phi naught is the work function 2.31 जिसका आंसर माइनस करके हमें मिलेगा आंसर 0.34 EV. यस, सो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.34 EV. सेकंड आंसर मिलेगा. लास्ट आंसर हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल. थर्ड वन, लेट्स डू थर्ड वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? यस, रिमेंबर Ke max हमें पता है इज इक्वल टू E V नॉट. इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल है. V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. Ke max ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 0.34 EV और इधर भी है E V नॉट. चेक दोनों तरफ E और E. रिमेंबर E इज अ वैल्यू जिसकी एक वैल्यू है 1.6 जो हमें नंबर की तरह कैंसिल कर सकते हैं. सो डायरेक्टली व्हाट वी कैन डू, E और E कैंसिल करेंगे. क्या आंसर मिलेगा? V नॉट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स. या दिस इज माय आंसर. सो हमें मिला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला? 0.34 वोल्ट. इसलिए हमने स्टार्टिंग में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया. नहीं तो हम 1.6 लेते, 1 कॉमन लेते और वापस मल्टीप्लाई करते, बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉन्ग कट हो जाता हमारा. यस, सो यू कैन सी हाउ इजीली वी गॉट द आंसर. Yes, let's go ahead now. Yes, now that we have understood the photoelectric effect through Einstein, बहुत सारे उसके particular concept हमें पता चल गए. Let's see Einstein के कैसे explanation photoelectric. How does Einstein particle theory explain the photoelectric effect? So what? Let's see. पहले हम equation लिख देते हैं. What is the formula? Ke max is equal to E minus phi naught. This is the Einstein photoelectric equation. ये एक इक्वेशन से पूरी थ्योरी बहुत इजीली बन जाती है. Let's see the first one. Since one of the incident photon may eject one photoelectron from the metal surface, number of photoelectrons emitted per second depends on the number of photons falling on the metal surface, which depends on the intensity of incident radiation. Yes, ये बहुत ही क्लियर है. फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लॉ जो बहुत ही क्लियर है. रिमेंबर अगर इंटेंसिटी बढ़ाते तो क्या बढ़ेगा? बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोइंसाइड होंगे, इंसिडेंट होंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकले. सो बेसिकली बहुत ही क्लियर है कि बहुत ज्यादा फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटोन बढ़ाने से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन से ऑब्वियसली ज्यादा फोटो करंट. यस, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ जो बहुत इजीली प्रूव हो जाता है यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. देन सेकंड वन, व्हाट वाज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ क्या बोलता था कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक प्लेस फॉर इंसिडेंट रेडिएशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यस,
सो सेकंड लॉ क्या बोलता है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. आई थिंक वेरी क्लियर फ्रॉम द आइंस्टाइन photoelectric equation. Check the formula. We know ke max equal to h times nu minus nu naught. वही इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके हमें ये इक्वेशन मिलता है. अगर v is less than nu naught, अगर nu is less than nu naught, तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा. अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव, h तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, h इज ऑलरेडी पॉजिटिव, अगर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी. पर काइनेटिक हमें ऑलरेडी पता है काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी. हेंस बिल्कुल भी ये केस पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए योर न्यू नॉट विल ऑलवेज बी लेस देन न्यू. फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर ही होनी चाहिए, तभी जाके फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है. देन थर्ड वन, check the third one. What is the third law, by the way? The number of incident photons falling per second on the metal surface increases, but the energy of each photon remains same. In simple words, kinetic energy depends on the frequency of the incident, not on the intensity. It depends on the frequency. frequency पर कैसे डिपेंड करेगा? अगर ये इक्वेशन राइट है, इसका मतलब ये माइनस, इधर क्या है, न्यू माइनस न्यू नॉट, दोनों फ्रीक्वेंसी है. न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी, तुम्हें क्या मिलेगा आंसर, तुम्हें ऐसा मिलेगा E इज इक्वल टू एच टाइम बस फ्रीक्वेंसी मिलेगा. बेसिकली एच इज अ कांस्टेंट, सो बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगा, E प्रोपोर्शनल टू न्यू. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यस, सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. सो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन द इंटेंसिटी. इससे ऑटोमेटिकली थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाता है. देन फोर्थ लॉ, व्हाट इज फोर्थ लॉ? फोर्थ लॉ हमें बताता कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस मतलब एक देयर इज नो लैग बिहाइंड द प्रोसेस. सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वो क्या बोलता है कि जब फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कोइंसाइड होते हैं, बेसिकली उनके उसमें कौन सा कोलिजन होता है, दे गो थ्रू इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन, रिमेंबर वी हैव लर्न दिस इलास्टिक कोलिजन इन 11th स्टैंडर्ड. इलास्टिक कोलिजन जब दो बॉल टकराते हैं, दो बॉल ऑफ मास और कोई भी दो चीज टकराती है, टकराना प्रोसेस इटसेल्फ इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. मतलब वो एक सेकंड में ही हो जाता है. एक सेकंड आई वुड से बहुत बड़ा टाइम है. देयर इज नो टाइम लैग बिहाइंड इट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अ फोटोन एंड अ इलेक्ट्रॉन. यस, सो देयर इज नो टाइम लैग. उनका एनर्जी ट्रांसफर इंस्टेंट हो जाता है. दैट्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. सो ये भी प्रूव हो जाता है फ्रॉम द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो ये चारों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट डायरेक्टली द क्वेश्चन कैन कम फॉर यू, हाउ डज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन दिस और कोई भी तुम्हें पूछे, हाउ डज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेन दैट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट यू डू जस्ट राइट दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन लिखना है, ये कंडीशन लिखनी है और मैक्सिमम काइनेटिक नेगेटिव व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इतना लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे. सो यू कैन सी हाउ इजी टू गेट द मार्क्स. जस्ट ये पॉइंट्स तुमको स्टडी करने हैं. ये सारी की सारी पीडीएफ मैं अपने इंस्टा प्रोफाइल पे अवेलेबल करूंगा. किसी को भी अगर चाहिए तो डायरेक्टली डीएम करके मैं उनको भेज सकता हूँ. यस, देन लेट्स गो अहेड नेक्स्ट. सो अब जब क्लियरली फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन के पार्टिकल नेचर ने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करवा दिया था. सब कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर थे. सो लेट्स सी इससे क्या प्रूव हो जाता है. So photoelectric emission is possible only if light is in the form of packets of energy. So according to Einstein, अगर लाइट को हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन के अकॉर्डिंग देखें, तभी जाके फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है. उसके अकॉर्डिंग उससे क्या मिलता है कि पार्टिकल, सो द लाइट इज नॉट ओनली अ वेव नेचर बट ऑल्सो ऑफ पार्टिकल नेचर. वेव नेचर ऑलरेडी प्रूव हो चुका है बाय डायफ्रैक्शन इंटरफियरेंस. सो इससे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या प्रूव हो जाता है, पार्टिकल नेचर भी प्रूव हो जाता है. यस, सो due to this reason the photoelectric emission was accounted by the quantum theory, that is the particle nature of the light. Yes, let's go ahead now. अब जब हमें पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट पता है, लेट्स सी फ्यू डिटेल्स अबाउट द फोटॉन्स जो हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑलरेडी हमें बहुत सारी डिटेल्स पता है. जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली. पहले इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स called as photo, like photons. So radiation, कोई भी radiation, Einstein के according they are all made up of small particles of energy
दे आर कॉल्ड एज फोटॉन्स, और उसकी एनर्जी ईच फोटोन एज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा भी डाल सकते हैं, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। देन और फोटॉन्स के पास अपनी खुद की मोमेंटम भी होती है, मोमेंटम इज गिवन बाय एच अपॉन लैम्डा, और इधर आएगा न्यू, यस इधर आएगा न्यू, एच अपॉन लैम्डा दैट इज एच न्यू अपॉन सी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, yes, so nu is the frequency and lambda is the wavelength and c is the velocity of light. Then let's see the next property of the photon. By increasing the intensity of radiation given frequency of wavelength, there is only increase in the number of, जब हम intensity कोई भी किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ता है बेसिकली, the number of photon increases. Remember photon की एनर्जी कभी नहीं बढ़ती, yes, while each photon is having same energy, this shows that the photon energy is independent of the intensity of the radiation. Then fifth one, all the photons are emitted from the source of radiation travel through space with the same speed. Remember radiation में क्या होता है, photon, what is the speed of any radiation? It is 3 into 10⁸, that is speed of light. Then seventh one, the velocity of photon in different media is different due to the change in wavelength. जब भी कोई radiation different medium में जाती है, yes, उसकी wavelength बदल जाती है, और अब wavelength बदल गई और ऑटोमेटिक frequency बदल गई, frequency बदल गई तो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी बदल गई, वेलोसिटी भी बदल गई, यस। देन नाइन्थ वन, फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ फील्ड, अगर वो डिफ्लेक्ट हो जाते तो वो न्यूट्रल नहीं होते। देन टेंथ वन, द फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटो इलेक्ट्रिक collision, the energy and of the photon, energy and momentum of the photon are always conserved. ना तो उनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है ना तो क्रिएट होती है, वो जस्ट डिफरेंट फॉर्म में कंजर्व रहती है, उतनी ही रहती है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल रहती है, यस। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एप्लीकेटिव के लिए आ सकते हैं, असर्शन रीजन के लिए आ सकते हैं, सो ट्राई टू स्टडी देम। देन अब जब हमें पता चल गया, फोटोन के बारे में पता चल गया, थोड़ी से प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या है। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, सो न्यू इज इक्वल टू 6 into 10⁻14 again plus 14 hertz is produced by the laser, and power दिया है लेजर का, power is 2 into 10⁻³ watts. What is the energy of the photon and how many photons per second on an average are emitted by the source? Yes, the energy of photon is very easy. We know energy is what? H nu. H is 6.63 into 10⁻34 और न्यू तो ऑलरेडी हमें पता है 6 into 10⁻14। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, इसका आंसर हमें बाय कैलकुलेशन मिल जाएगा 3.98 into 10⁻19 जूल्स, 19 जूल्स, 10⁻19 जूल। अभी हमें आंसर जूल में मिला है, इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यू टू जस्ट डिवाइड बाय 3.98 into 10⁻19 को डिवाइड करेंगे 1.6 into 10⁻19, जिसका बाय कैलकुलेशन आंसर आता है 2.49 EV। यस, बाय कैलकुलेशन इसका आंसर आता है 2.49 EV। सो हमें पहला आंसर मिल गया। अगर एग्जाम में इतना भी छोड़ दिया तो हाई चांसेस है मार्क्स मिल सकते हैं, बट थोड़ी टीचर्स प्रीफर करते हैं EV में ही, बिकॉज ये सारे एनर्जी इस चैप्टर में इन टर्म्स ऑफ EV ही लिखते हैं। देन और क्या पूछा है, पावर एमिटेड, पावर दिया है और हमें क्या मिला है, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड। रिमेंबर वेरी सिंपल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटॉन, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, पावर अपॉन एनर्जी। कितनी दी है पावर, हमें पावर मिली है 2 into 10⁻³ और एनर्जी ऑफ फोटोन भी हमें मिली है इन टर्म्स ऑफ जूल्स मिली है 3.98 into 10⁻⁻। रिमेंबर मैं ऐसा यूनिट ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे 5 into 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड, 5 into 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। यस, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देन लेट्स गो अहेड नाउ। देन सो इससे प्रूव हो जाता है फाइनली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय सक्सेसफुली बाय रेडिएशन। वो ये सारे क्या प्रूव करते हैं कि रेडिएशन इज ऑफ वेव नेचर। बट ऑन द अदर एंड
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, और भी थोड़े इफेक्ट है जो अभी इस साल तो मतलब नहीं है, बट इस साल हम जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। ये सारे क्या प्रूव करते हैं कि लाइट इज ऑन द बेस ऑफ क्वांटम नेचर, दैट लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। सो इससे क्या पता चल रहा है कि रेडिएशन समटाइम्स बिहेव लाइक वेव एंड समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल, बेसिकली इट हैज अ डुअल नेचर। सो फाइनली साबित हो गया कि लाइट के डुअल नेचर है, दैट इज लाइट सच में दोगलापन है। यस, लेट्स गो अहेड नाउ। यस, नाउ दैट वी हैव प्रूव्ड दैट लाइट हैज डुअल नेचर, उसके पार्टिकल और वेव नेचर है। रिमेंबर द नेम ऑफ द चैप्टर क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। अभी रेडिएशन का हमारा पार्ट पूरा हो चुका है, अंडरस्टूड है कि दोनों टू नेचर है, उसके प्रूव भी हो चुका है। बट व्हाट अबाउट मैटर? अबाउट मैटर भी हम बात करें। अभी मैटर क्या है? मैं रिमेंबर हम छोटे बच्चे हम सीखते हैं 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड सीखते हैं, मैटर इज व्हाट? समथिंग दैट यू कैन सी, फील, टच, इज एनीथिंग अराउंड दिस इज मैटर। यस, अभी ये इसका कैसे डुअल नेचर हो सकता है? रिमेंबर डुअल नेचर मतलब पार्टिकल और वेव नेचर। यस, अभी जब हम पार्टिकल नेचर हम देखने की सोचते हैं मैटर, रिमेंबर ऑब्वियसली कोई भी मैटर, फॉर एग्जांपल वी आर आवरसेल्फ इज अ मैटर, ये पेन भी एक मैटर है, एवरीथिंग अराउंड इज इन टर्म्स ऑफ मैटर। तो क्या उनमें पार्टिकल होते हैं? डेफिनेटली उनमें पार्टिकल होते हैं, बिकॉज ऑल द मैटर अराउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स, सो एटम ही वो पार्टिकल हो गए। सो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर इज वेरी वेरी क्लियर, उसको प्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। इट इज वेरी क्लियर दैट ऑल द पार्टिकल्स हैव द, ऑल द मैटर इन दे हैव द पार्टिकल्स इन देयर। पर द बिग क्वेश्चन अराउंड हियर इज कि मैटर में वेव कैसे आएगा? अभी फॉर एग्जाम्पल वी आर आल्सो मेड ऑफ मैटर, वी आर आल्सो मैटर ओनली, हमारी भी वेव होती है क्या? ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, बट लेट्स सी ये कैसे हो जाता है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज डी ब्रोगली, उसने क्या बोला? लेट्स सी। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर, सिंस द रेडिएशन इज डुअल नेचर, इट possesses properties of both wave and particle and the universe is composed of radiation and matter, therefore डी ब्रोगली करके साइंटिस्ट, उसने क्या बोला? दैट मूविंग मटेरियल मस्ट ऑल्सो पोजेस डुअल नेचर, कोई भी जो मूव करती हुई चीज है उसका भी डुअल नेचर, बिकॉज रेडिएशन हमेशा ऑब्वियसली रेडिएशन मूव ही करती है, रेडिएशन के डुअल नेचर है, तो मैटर के भी डेफिनेटली डुअल नेचर होने ही चाहिए। यस, सो दैट इज, उसने क्या बोला रीजन? नेचर लव्स सिमेट्री करके। यस, सिमेट्री ज्यादा लगता है। देन लेट्स सी द हाइपोथेसिस। So according to the de Broglie, a moving material particle sometimes acts as a wave and sometimes acts as a particle, or a wave associated, and the wave associated with the moving particle which controls the particle in every respect. Let's see the wave. The wave associated with moving particle is called as matter wave. जो किसी भी मैटर की जो वेव होती है उसके अकॉर्डिंग इट इज कॉल्ड एज मैटर वेव, और बाद में उसने अपना नाम भी दे दिया डी ब्रोगली वेव। यस, और वेवलेंथ जो जिस और इस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसने नाम दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। यस, सो उसके अकॉर्डिंग मैटर में जो वेव्स होती है दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेव, और उसकी वेवलेंथ इज गिवन बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसका फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज योर मोमेंटम। सो h कैन बी रिटन एज p की जगह हम m into v, मास into वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यस, अभी हमें मिल गया। और फिर बाकी बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट, जर्मर और डेविसन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने फाइंड किया फॉर्मूला। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है देन डी ब्रोगली वेवलेंथ वी कैन इजीली फाइंड, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डी ब्रोगली, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ v, अगर v वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यस, यस, सो डी ब्रोगली के थोड़े फाइंडिंग से हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलते हैं। बेसिकली फर्स्ट वन, लेट्स चेक द फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p की जगह मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। सो ये हमारा डी ब्रोगली के इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को लेके थोड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। चेक, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है, लैम्बडा न्यूमरेटर, सो बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीनिंग अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, अगर वेलोसिटी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है। सो लेट्स सी, अ पार्टिकल मूव्स फास्टर, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड इज स्मॉलर, ऑब्वियसली वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा भी होता है। और कोई ज्यादा तेज जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और कोई भी चीज बहुत ज्यादा तेज है तो उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होगा, और कोई स्लो जा रहा है तो उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट,
लैम्डा द वेवलेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास भी डिनोमिनेटर में है तो वो भी उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, मास बहुत ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। अगर कोई चीज बहुत छोटी है तभी उसका वेवलेंथ थोड़ा मतलब उसकी एक प्रॉपर वैल्यू आएगी जो हम परस्पायर कर सकते हैं एज अ वेव। इसीलिए हम वी कैन सी ऑल द बिग थिंग्स अराउंड, हमारी किसी भी चीज की, इवन एक बॉल की वेवलेंथ हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होगी क्योंकि उसकी मास बहुत ज्यादा है। देन थर्ड पॉइंट, इफ v इज इक्वल टू जीरो लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कोई चीज रुक जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ दैट इज इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर एक वेव जिसकी वेवलेंथ इन्फिनिटी है तो वेव इमेजिन ही नहीं कर सकते, यस, सो वो पॉसिबल ही नहीं है। और कोई भी अनदर केस, अगर किसी की वेलोसिटी इनफाइनाइट है, अगर कोई इनफाइनाइट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो उसकी ऑटोमेटिक वेवलेंथ जीरो हो जाएगी, यस, गोइंग बाय द इक्वेशन। अगर वेवलेंथ जीरो है तो वेवलेंथ फिर भी ना है, यस। सो इन अदर वे व्हाट कैन वी से, दैट ओनली waves are associated with the material particle only if they are in motion, ना तो वो रुकने चाहिए ना तो वो इनफाइनाइट स्पीड पे, अगर वो किसी मीडियम स्पीड पे मूवमेंट में है तभी जाके उनकी वेव्स हम इमेजिन कर सकते हैं। देन de Broglie waves are associated with moving material particles are independent of the charge and nature of the particle, they are independent of charge and nature of the particle. And last point, de Broglie wavelengths are not electromagnetic waves, by because of the fourth point, electromagnetic waves are produced by the motion of the charged particle. But remember, de Broglie waves are independent of the charge, they are not dependent on charge, yes. So this is about the de Broglie's wavelength. Let's go ahead now. अभी हमें de Broglie का wavelength का फॉर्मूला मिल चुका है, तो अब थोड़े हमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, yes. What is the de Broglie wavelength associated with the electron moving with the speed of so and so and mass of the electron is given? Very important problem. So we know lambda is equal to h upon m v. H is your Planck's constant. Let's solve. 6.63 into 10 raised to minus 34. Mass दिया है हमें 9.1 into 10 raised to minus 31 and the velocity is 5.4 इंटू 10 टू माइनस 6, इतनी वेलोसिटी हमें दी है, यस। माइनस सिक्स तो नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव ही 6 होनी चाहिए, यस यस, ये होगी पॉजिटिव 6 प्लस 6 है, वो बाय मिस्टेक माइनस हो गया, यस, -6 मतलब वो इमेज कितनी स्लो जाएगी। तो ये हमें कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन का सॉल्व करके आंसर आता है हमें एग्जैक्टली 0.135 इंटू 10 रेज़ टू -9 मीटर, जो हो जाता है रफली 1.35 नैनोमीटर, यस। नैनोमीटर मतलब बहुत ही कम उसकी वेवलेंथ है, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। देन सेकंड वन क्या दिया है, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर है बॉल दिया है, मास दिया है एंड ट्रेवलिंग, सेम फॉर्मूला में यूज करना है। मास की जगह हमें 150 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है और वेलोसिटी की जगह 30। ये सॉल्व करके बहुत ही सेम वे सिमिलर उसका सॉल्यूशन है। इसका लैम्बडा का आंसर आएगा एग्जैक्टली जो मैंने पहले से ही फाइंड करके रखा है, जो आता है 1.47। आप ट्राई कर सकते हो ऑटोमेटिक, 1.47 इंटू 10 टू माइनस 34 मीटर। चेक द आंसर, इट इज 10 टू माइनस 34 मतलब -34 मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो इससे क्या पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़ी चीज, बॉल ही पकड़ लो, बॉल छोटा सा बॉल हमारे लिए छोटा है पर उसका मास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। सो चेक इसकी इतनी वेवलेंथ निकलती है जो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसलिए जो भी चीज हमारे अराउंड है उसकी वेवलेंथ, उसकी डी ब्रोगली वेव हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट रिमेंबर उसके अकॉर्डिंग और वो होती है, यस, इट इज नॉट लाइक अकॉर्डिंग वो नहीं होती है, बट वो होती है, जस्ट उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटा होता है। Then let's go ahead. Then an electron is accelerated from rest through potential difference 100. Find the wavelength associated और बहुत सारी चीजें। पहले भी हमें potential difference is given 100 volt, so हमें फाइंड करना है पहले wavelength। रिमेंबर मैंने फॉर्मूला बताया था 12.27 अपॉन रूट v।
V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. सो डायरेक्टली हमें पोटेंशियल डिफरेंस 100 दिया है. सो 12.27 अपॉन रूट 100. 12.27 रूट 100 इज 10. 10 की वजह से एक पॉइंट पीछे चल जाएगा. यू विल गेट आंसर 1.227. वेवलेंथ इज इन एंगस्ट्रॉम. रिमेंबर जो हमें फॉर्मूला मिला है वो डायरेक्टली मीटर में नहीं है, वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में है. एंगस्ट्रॉम यूनिट मीनिंग व्हाट? अगर इसको मुझे मीटर में करना है तो 227 इंटू 10⁻10 मीटर हो. ये हमारा एसआई यूनिट में आंसर है. 1.227 इंटू 10⁻10 मीटर, विच इज वेरी वेरी स्मॉल. ये हो गया फर्स्ट आंसर. सेकंड आंसर, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यू नीड टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है. लैम्बडा हमें ऑलरेडी मिल गया है. कितना मिल गया है? 1.227 इंटू 10⁻10. h is 6.63 इंटू 10⁻34 और p. सो p इधर रखते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं. 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 1.227 इंटू 10⁻10. यस, इसको सॉल्व करने के बाद हमें एग्जैक्टली आंसर मिलेगा 5.37 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड. यस, ये हमें आंसर मिलेगा. फाइनल में वेवलेंथ मोमेंटम मिल गया. लास्ट हमें चाहिए वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल. रिमेंबर हमें वेवलेंथ मिल चुका है, सो वेलोसिटी वेरी इजीली वी कैन फाइंड. रिमेंबर वेवलेंथ का फॉर्मूला P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें ऑलरेडी मिल गई है 5.37 इंटू 10⁻24. मास ऑफ वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें ऑलरेडी पता है 9.1 इंटू 10⁻31 V. So what is V? 5.37 10⁻24 9.1 into 10⁻31. So वेलोसिटी हमें मिलेगी इसकी एग्जैक्टली 5.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. यस, सो यू कैन सी तीनों प्रॉब्लम मिल गए, आंसर मिल गए. वेरी इजी, ऑल थ्री आर. लेट्स गो अहेड नेक्स्ट वन. देन नेक्स्ट वन, check the next one. The following graph shows the variation of stopping potential V naught with the frequency nu for the two photosensitive material M1 and M2. Why the slope same for both the line? First question, why the slope same for both the line? Remember जो हमें V naught और nu का ग्राफ दिया है, इसका इजीली हमें आंसर मिलता है इसी इक्वेशन से, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से. E V naught इज इक्वल टू h nu माइनस phi naught. यस, h न्यू को मैं लिखता हूं c अपॉन लैम्बडा e v नॉट माइनस h न्यू. यस, लैम्बडा की जगह न्यू की जगह मैं लिखूंगा h टाइम्स h अपॉन न्यू e. और बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इस न्यू नॉट को डिवाइड बाई e कर सकते हैं, तो इधर ही आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा. चेक द इक्वेशन थॉरली. जो हमें इधर इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. चेक दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ये क्या है? ये सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन है. इस इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप की जगह कौन है? m इज योर समथिंग कॉल्ड एज स्लोप. और इधर स्लोप की जगह कौन है? ये है. ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये हो गया वापस कांस्टेंट. सो m की जगह क्या है? जो स्लोप रिप्रेजेंट्स हु h अपॉन e. Check h and e. h is a constant, e also is a constant. So basically ये दोनों हो गए अपन होके हो जाएगा constant. That's why slope for the both the lines is same, because slope change नहीं होती, दोनों लाइन के लिए slope constant ही है. Yes. Then for which material will the emitted electron have greater kinetic energy for the incident radiation of frequency? Again हम लास्ट वाला यूज कर सकते हैं, ke max equal to h times nu minus न्यू नॉट. ये वाला इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. यस, सो इससे क्या पता चलता है? रिमेंबर ये ज्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक बेसिकली के मैक्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू नॉट. सो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट. अब हमें क्या चाहिए? विच मटेरियल हैज एमिटेड हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. किसकी ज्यादा ग्रेटर होगी? जिसकी बेसिकली कम न्यू नॉट होगी. चेक, इसकी न्यू नॉट इधर है, इसकी न्यू नॉट इधर है. सो बेसिकली इसकी कम है. सो देयरफॉर आई राइट M1 has less nu naught, therefore M1 has greater
काइनेटिक एनर्जी। यस, सो ऐसे करके हमें सेकेंड आंसर भी मिल गया। यस, एक लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा ही बचा है, लेट्स गो अहेड। लास्ट वन, यस, लास्ट ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो ये ग्राफ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री कर्व्स। यस, चेक द ग्राफ thoroughly। हमें क्या सेम मिल रहा है, तीनों में हमें सैचुरेशन करंट सेम मिल रहे। किस चीज के लिए सैचुरेशन करंट सेम होता है, दैट इज इंटेंसिटी। यस, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। फर्स्ट आंसर है बेसिकली सेम इंटेंसिटी और कांस्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम रखेंगे तभी जाके हमें सेम सैचुरेशन, अगर इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो सैचुरेशन करंट के डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। यस, सो फर्स्ट आंसर इज द वी गेट द सेम इंटेंसिटी। देन ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर, विच फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट। चेक द फ्रीक्वेंसी ओयर ν1 ν2। चेक ओयर, इसका मिलेगा हमें V0 V0, तीनों के हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गए। इन सिंपल वर्ड्स, जिसका भी हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऑटोमेटिकली इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। सो यहाँ ν1 की स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। रिमेंबर नेगेटिव वाइज, इस साइड में नेगेटिव वाइज सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई ν0 इज हाईएस्ट, V0 is higher, that's why ν1 is, therefore ν1 has highest frequency। yes, so ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यस, बिफोर यू फिनिश, तो अब हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। बिफोर यू फिनिश, ये थोड़े क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए रखे हैं। जस्ट मोबाइल थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट मान लो और ट्राई टू सॉल्व देम। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, जो हमने किया उसी को लेके थोड़ा सॉल्व करो। अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहे फिर भी तो यू कैन डायरेक्ट कांटेक्ट मी थ्रू माय इंस्टाग्राम चैनल। यस, अगर आज आपको ये लेसन समझ में आया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करें। जो भी कुछ आपको इसमें फीडबैक है और कुछ प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अपना बेस्ट दूंगा रिप्लाई करने के लिए। यस, थैंक यू।